हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे स्पीच थेरेपी की इम्पोर्टेंस के बारे में। ऑटिज़म में अगर आपके बच्चे को स्पीच को लेकर किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज़ है, अक्सर ऑटिज़म में बच्चों को स्पीच और कम्युनिकेशन में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और उन डिफ़िकल्टीज़ के लिए हम अक्सर बच्चों को स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेकर जाते हैं। स्पीच थेरेपी और ओटी को हम सोल्यूशन मान लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं कहूँगी कि स्पीच थेरेपी एक पार्ट है। दिस इज़ नॉट द होल प्रोसेस। एक पूरी प्रोसेस होती है। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चे को रिक्वायर्ड थेरेपीज़ देना। मैं यहाँ बात करूँगी एबीए की और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की। इसके अलावा बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे वर्क करना, फिर बच्चों को स्पेशल एजुकेशन देना। ऑटिज़म में लगभग 50 to 60% बच्चों को बोलने को लेकर बहुत समस्याएं रहती हैं, जिसकी वजह से वो म्यूट रहना पसंद करते हैं। कुछ एक बच्चे जो बोलते हैं वो सही से नहीं बोलते, कुछ एक वर्ड्स को या साउंड्स में ही बात करते हैं और सही से बात नहीं कर पाते हैं। किस तरह से दूसरों से बात करनी है नहीं समझ पाते हैं। तो एक तो ऑटिज़म में स्पीच रोबोटिक टाइप होती है, जो बोलते हैं तो कोई उनमें एक्सप्रेशन नहीं होता, कोई टोन या कोई पिच नहीं रहती है, एकदम से वो फ्लैट टोन में बात करते हैं। या फिर बच्चे पैरेट लाइक रिपीट करते हैं बात को, जिसे हम एकोलेलिया भी कहते हैं। डिलेड या इमीडिएट कहा जा सकता है। अगर हम स्पीच थेरेपी की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर कन्वेंशनल वे में स्पीच थेरेपी मैंने देखा है लोगों को करवाते हुए, कि लोग स्पीच थेरेपी जो है वो पुराने तरीके से कराते हैं, जो कि बच्चों के लिए मुश्किल हो सकती है। बच्चों को आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है या जिन बच्चों को ओरल मोटर इश्यूज़ हैं, उनके लिए स्पीच थेरेपी वर्क करती है, लेकिन साथ में हमें ज़रूरी है उनकी अंडरस्टैंडिंग पर भी काम करना। बच्चे को जब हम अंडरस्टैंडिंग पर उनके काम नहीं कर रहे हैं तो वो स्पीच थेरेपी वर्क नहीं करती है। ऑटिज़म में स्पीच थेरेपी एक डिफरेंट वे में हम बच्चों को करवाते हैं, जिससे बच्चों की स्पीच के साथ साथ उनकी रिसेप्टिव में भी सुधार हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़े, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है फंक्शनल स्पीच के लिए। और अक्सर मैंने देखा है कि हम स्पीच थेरेपी में खाली बच्चे को बुलवाने पर ही जोर दिया जाता है। इस वजह से बच्चे बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन उस स्पीच को किस तरह से सही तरीके से यूज़ करना है वो नहीं सीख पाते हैं, जिसका रिज़ल्ट यह रहता है कि बच्चे अकेले में ही बोलना शुरू कर देते हैं, जिसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं। या फिर बच्चे एकोलेलिया जैसे इश्यूज़ बच्चों में देखे जा सकते हैं, या फिर मुंह से कुछ ना कुछ आवाज़ें निकालते रहना, गाने बोलते रहना, या कुछ भी जो भी उनके मुंह में आ रहा है वैसी साउंड्स वो निकाल रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को फंक्शनल स्पीच की तरफ डायरेक्ट करें, लेकिन अगर शुरुआत में हम बच्चों को एक्सप्रेसिव के साथ साथ स्पीच के साथ साथ हम उनकी अंडरस्टैंडिंग पर भी काम करें और दोनों एरियाज़ को साथ लेकर चल रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चे सही से बोलना सीख पाते हैं। बच्चों के लिए जब हम स्पीच थेरेपी का आईपी प्लान बनाते हैं, उसमें ज़रूरी होता है कि बच्चे आपकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करें और उसे सही तरह से यूज़ कर पाएँ, क्योंकि बच्चे सही जगह पर सही वर्ड्स को कहाँ यूज़ करना है नहीं समझ पाते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को आर्टिकुलेशन को लेकर प्रॉब्लम होती है, ऐसे में उनकी क्लियर स्पीच पर काम करना भी ज़रूरी है। स्पीच को लेकर एक समस्या ये भी रहती है कि अगर आपके बच्चे बोलना सीख जाते हैं तो कुछ बच्चों में यह होता है कि दूसरों के साथ कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, उसे किस तरह से मेंटेन करना है, आई कांटेक्ट कितना हमें रखना है, किसी को कितनी देर तक देखना है, या किस तरह से हमें किसी को ग्रीट करना है, किसी से बात करते हुए हमें कब रुकना है, दूसरों की बात सुननी है। इन चीज़ों में भी बच्चों को काफ़ी मुश्किल होती है। इसके अलावा बातों में छिपे मतलब को नहीं समझ पाते हैं। बच्चों को कुछ वर्ड्स की, जैसे अगर मैं सिनोनिमस की भी बात करूँ, तो उससे मिलते जुलते वर्ड्स लेने में, समझने में उन्हें मुश्किल हो सकती है। अगर हैप्पी की जगह पर मैंने ग्लैड यूज़ किया है तो बच्चे शायद उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बच्चों को लिमिटेड वर्ड्स रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों के वर्ड्स को लिमिटेड ही रखेंगे, हम उनकी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करते जाएंगे जब हमारा बच्चा बोलने लगेगा। मैंने एक चीज़ और देखी है कि अक्सर पेरेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि अगर आपका बच्चा अभी बोलना सीखा है, हम उसे फोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो और ज़्यादा बोले, और इसका रिजल्ट ये रहता है कि बच्चा जो थोड़ा बहुत बोलता है वो चुप होना शुरू हो जाता है। ऐसे में हमें ज़रूरत है पेशेंस रखने की। बच्चे की स्पीच पर धीरे धीरे काम करेंगे, एकदम से हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे सब कुछ बच्चा बोलना शुरू कर देगा। एक और चीज़ होती है कि हम बच्चों को 2 लैंग्वेज सिखाते हैं, वो भी स्पीच के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे 2 लैंग्वेज में अटक कर रह जाते हैं और एक भी लैंग्वेज बोलना नहीं सीख पाते हैं। घर पर हम मदर टंग में बात कर रहे हैं और स्कूल में उनके साथ इंग्लिश में बात हो रही है, अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है 2 लैंग्वेजेस को। वो नहीं समझ पाते हैं कि कम का मतलब आना है या मिल्क का मतलब दूध है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में, घर के
के माहौल में और स्कूल के माहौल में कई बार इतना फ़र्क होता है कि बच्चे एक भी लैंग्वेज सही से पिक नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में ज़रूरत होती है स्पेशली अर्ली एज में आपके बच्चे को एक ही लैंग्वेज का स्टिमुलेशन देने की। हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि हम बच्चे के साथ एक ही लैंग्वेज में बात करें, और जो लैंग्वेज स्कूल में उसके साथ में, थेरेपी सेंटर में जो उसके साथ में यूज़ हो रही है, वही लैंग्वेज हम उसे घर पर सिखाएं। इससे बच्चे आपकी बातों को जल्दी समझते हैं और बोलना जल्दी शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन को लेकर एक और बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी रहती है बच्चों में, वो होती है कि बच्चे आपको देखकर बात नहीं करते हैं, आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम होना या फेशियल एक्सप्रेशन को ना समझ पाना, अपने आप को सही से एक्सप्रेस ना कर पाना। ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है हम बच्चों को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिखाएं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है बच्चा इशारों को समझे, आपके फेशियल एक्सप्रेशन को पहचाने। उसके लिए हम विजुअल्स की हेल्प लेते हैं और बच्चों को अक्सर इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में उन्हें बताते रहना ज़रूरी है। डेली आप ये एक चीज़ करेंगे कि आपने एक हैप्पी, सैड और एंग्री फेस बनाया है और उससे रोज़ पूछिए कि आप कैसा फील कर रहे हो। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब आपके बच्चे खुद को, अपनी फीलिंग्स को आपको बताना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन उसने नहीं बताया तो वो कभी नहीं बताएगा, वो सीखेगा। लेकिन हमें शुरुआत शुरू से ही करनी है कि हम उसे डिफरेंट इमोशंस के बारे में बताएं और उसके मैचिंग इमोशंस को हम बताएं कि आप ये फील कर रहे हो। अगर बच्चा आपका स्माइल कर रहा है, आपको लग रहा है वो खुश है, तो आप बोलेंगे कि यू आर हैप्पी, उसका नाम लेकर बोलेंगे कि गुरज्योति इज हैप्पी। अगर वो दुखी है, सैड है, तो हम बोलेंगे कि गुरज्योति इज सैड। अगर वो गुस्सा है तो बोलेंगे कि गुरज्योति इज एंग्री। अगर हम इन इमोशंस की हम उसको पहचान करवा रहे हैं तो आने वाले टाइम में बच्चे खुद ब खुद आपको एक्सप्रेस करके बताना शुरू करते हैं। अगर आप उनसे पूछते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग, मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर 2 महीने भी आप लगातार ये चीज़ बच्चे के साथ करते हैं, डेली उसको ये पूछ रहे हैं, तो बच्चे आपको 2 महीने के बाद खुद बताना शुरू करेंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं। ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप अगर हम कुछ रूटीन में उनके कुछ स्पीच की चीज़ें हम ऐड करते हैं तो उससे बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज स्किल्स अपने आप डेवलप होने लगती हैं। उन्हें घर के मेंबर्स की पहचान करवाना, डेली फ़ोटोज़ दिखाना उसको कि मम्मा कहाँ पर है, पापा कहाँ है, चाहे वो नहीं भी बोलता है लेकिन वो आपको पहचान रहा है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अक्सर बच्चे अपने फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं पहचानते हैं। धीरे धीरे करके ही हम उनकी स्पीच पर काम करते रहेंगे, उन्हें एक एक करके वर्ड सिखाएंगे। याद रखिए, कभी भी हम इतनी ज़्यादा उस पर प्रेशराइज उसको स्पीच के लिए नहीं करेंगे कि आपके बच्चे इरिटेट हो जाएं। कई बार हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बोले, और कई बार बच्चे बोलना नहीं चाहते हैं और हम उन्हें लगातार फोर्स करते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चे इरिटेट होते हैं और बच्चे बिल्कुल बोलना छोड़ सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम बच्चे के हिसाब से उन्हें मिडवे में लें। स्पीच थेरेपी हम बच्चे के ना सिर्फ उनकी वोकेबलरी बनाने पर, उनकी वोकेबलरी को एक्सपेंड करने पर भी काम करते जाते हैं, ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाए। कोई चीज़ है, अगर बच्चे ने आइडेंटिफाई करनी शुरू की है, आप उसके फंक्शंस उसको बताइए कि किस लिए यूज़ होती है, या इसकी क्या कलर है, या ये कहाँ मिलती है। आप एनिमल्स ले सकते हैं, आप टॉयज़ ले सकते हैं, उनकी टॉयज़ से शुरुआत कीजिए। क्योंकि बच्चे अक्सर उनकी रिइंफोर्सिंग अगर आइटम्स हम लेते हैं तो उससे बच्चों में स्पीच के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि बच्चे आपके बोलना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर आपने उसकी फेवरेट कार ली है और आप उससे पूछ रहे हैं कि ये क्या है, और आप उससे बोल रहे हैं ये कार है, तो कार दे दो, आप इस तरह से बोल सकते हैं अगर बच्चा कार बोल रहा है। तो हम स्पीच को एक्सपेंड करते जाएंगे, धीरे धीरे करके कुछ वर्ड्स करके हम उसे जोड़ते जाएंगे। और मेक श्योर जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो बच्चे के लिए अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, बच्चा उसे अंडरस्टैंड करे। कई बार हम बहुत फास्ट बोलते हैं, बच्चे हमें पकड़ नहीं पाते हैं। हमारी लैंग्वेज, हमारा सेंटेंस बहुत शॉर्ट और ब्रीफ होना चाहिए जिसे बच्चे समझ पाएँ। दूसरी चीज़ है कि आप उसके रिस्पॉन्स की वेट कीजिए, कुछ देर आप रुकिए और उसके रिस्पॉन्स की वेट कीजिए। कुछ बच्चे डिलेड उनमें प्रोसेसिंग डिलेड होती है और बच्चे लेट आंसर करते हैं। तीसरी चीज़ है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की अपॉर्चुनिटीज़ देना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने ये चीज़ देखी है कि स्पीच थेरेपी में अक्सर मुझे जिन पेरेंट्स की कॉल्स आती हैं, मुझे बताते हैं कि हमारा बच्चा स्पीच थेरेपी में जा रहा है, लेकिन घर में किस तरह से उसे अपनी नीड्स बतानी है वो नहीं आ रही हैं, और चीज़ें वो सीख रहा है, जैसे कि एप्पल, ये काऊ है, ये कार है। लेकिन हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है उसकी बेसिक नीड्स उन्हें बतानी आनी चाहिए। मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि कम्युनिकेशन में इम्पेयरमेंट ऑटिज़म में बहुत कॉमन चीज़ है, और बच्चे जब तक अपनी बेसिक नीड्स नहीं बताते हैं तब तक स्पीच थेरेपी का कोई मतलब नहीं है। स्पीच थेरेपी का मतलब है कि बच्चा कम से कम अपनी नीड्स को कम्युनिकेट कर पाए, और अपनी बेसिक नीड्स भी जब बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो और वर्ड्स का उसके लिए कोई मीनिंग नहीं है।
यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा वर्बल है तभी वो बच्चा आपका अपनी बेसिक नीड्स को कम्युनिकेट करना सीख पाएगा। वो पिक्चर्स के साथ में भी सीख सकता है। अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो उम्मीद मत छोड़िए कि आपका बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा खुद। गुरजोत को अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच है, जिसकी वजह से वो साउंड और वर्ड्स को जोड़ नहीं पाता है। गुरजोत को कम्युनिकेशन सिखाने के लिए मैंने आईपैड पर उसको सिखाना शुरू किया था। पहले उसे पिक्चर्स के साथ में ट्रेन किया, फिर उसके बाद मैंने उसको इस तरह से, ये आवाज़ ऐप है जो मैं आईपैड पे उसके साथ यूज़ कर रही हूँ उसे कम्युनिकेशन सिखाने के लिए। आज उसका लेवल बहुत अच्छा है, वो बहुत सी चीज़ें बता देता है। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने इस तरह से उसे इंट्रोड्यूस किया था कि आई वांट टू ईट, अगर उसे खाना खाना है या उसे मसाज चाहिए, जो चीज़ें वो डेली रूटीन में वो करता था, ये उसकी डेली नीड्स थी, ये 4 चीज़ें। और मैं इन 4 चीज़ों से ही मैंने उसकी शुरुआत की थी और धीरे धीरे मैं इसमें और चीज़ें ऐड करती गई और आज उसका लेवल बहुत अच्छा है। वो काफ़ी चीज़ें मुझे बता देता है, स्नैक्स में उसको क्या चाहिए, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है। लेकिन पहले आपको स्टार्टिंग में बच्चे को बहुत ही सिंपल वेज में शुरुआत करनी है सिखाने के लिए। या फिर हम बच्चे के साथ में साइन लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, उसे इशारों में बताना। ये सब चीज़ें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आगे वो करती हैं बच्चों में कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए। और जो चीज़ है कि बेसिक, अगर स्पीच थेरेपी में इस चीज़ पर काम नहीं हो रहा है तो आप उनसे बात कीजिए। अगर वो इस पर काम नहीं कर रहे हैं तो घर पर ही आप इस चीज़ पर काम कीजिए, क्योंकि बच्चे को अपनी नीड्स बताना ये बेसिक चीज़ है और ये बच्चों को ज़रूर आनी चाहिए। सबसे पहले बच्चा 2, 3, 4 साल का हो चुका है लेकिन वो फिर भी अपनी बेसिक नीड्स आपको नहीं बताता है, इवन इफ़ ही इज़ वर्बल, फिर भी वो आपको नहीं बता रहा है, तो ज़रूरत है हमें घर पर ही उसे ये चीज़ सिखाने की, ताकि बच्चों में आने वाले वक्त में डिफ़िकल्ट बिहेवियर्स ना आए। क्योंकि बच्चों में चैलेंजिंग और प्रॉब्लम बिहेवियर्स की एक बहुत बड़ी वजह बच्चों में कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट होता है। और जब बच्चों को हम स्पीच थेरेपी दे रहे हैं तो उस स्पीच थेरेपी का कोई मतलब नहीं है जिसमें बच्चों को उनकी नीड्स बतानी नहीं सिखा पा रहे हैं या उसे खुद को एक्सप्रेस करना नहीं वो बच्चा सीख रहा है। हम बच्चे को बोलना तो सिखा रहे हैं लेकिन उस स्पीच को कहाँ पर और कैसे यूज़ करना है वो सिखाना भी ज़रूरी है। अगर स्पीच थेरेपी में ये चीज़ें बच्चे को नहीं सिखाई जा रही हैं तो आपको ज़रूरत है घर पर ही उसके लिए एक आईपी प्लान बनाने की, जिसमें आप बच्चे की पहले उसकी बेसिक नीड्स पर काम करेंगे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को बताना शुरू करे, उसके बाद धीरे धीरे उस लैंग्वेज को एक्सपेंड करना, फिर वो अपने इमोशंस को बताना शुरू करे। इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो बच्चों में काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है। अब कुछ बच्चों को ओरल मोटर इश्यूज होते हैं तो उनके लिए हम बच्चों को उनकी टंग पर काम करना, उनकी टंग मूवमेंट पर काम करना, ये स्पीच थेरेपी जो कन्वेंशनल स्पीच थेरेपी है उसमें भी ये चीज़ें होती हैं कि बच्चों को उनकी टंग मूवमेंट पर काम करना, बच्चा मुँह नहीं खोल रहा है, अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच है, बच्चे को बोलने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ऐसे में बच्चों को अपनी मूवमेंट को किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है साउंड के साथ में बहुत ज़रूरी है ये सिखाना। क्योंकि कई बार बच्चों को वो कोऑर्डिनेशन नहीं आता है जिस वजह से बच्चे वर्ड्स या साउंड को बोल नहीं पाते हैं। इसके अलावा बच्चों को कुछ ओरल मोटर इश्यूज़ हो सकते हैं या हियरिंग को लेकर इश्यूज़ हो सकते हैं जो हमें डॉक्टर से टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। और अगर बच्चे को ओरल मोटर इश्यूज़ हैं तो घर पर ही उसे वाइब्रेशन देना, दिन में 2 बार वाइब्रेटिंग टूथब्रश से आप उसको मसाज दीजिए। अगर बच्चा अंदर अलाउ नहीं करता है तो आप बाहर दीजिए, ज़रूर दीजिए, क्योंकि इससे बच्चों का जो सेंसी सिस्टम है, ओरल सेंसी सिस्टम, वो एक अवेकन होता है। इससे ना सिर्फ बच्चे बोलना सीखते हैं बल्कि बच्चों को फीडिंग को लेकर जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ईटिंग को लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हद तक बच्चों की कम होती हैं। ये तो थी बात बच्चों की आर्टिकुलेशन पर काम करने की, उनकी स्पीच, उनके साउंड पर काम करने की, उनके ओरल मोटर सिस्टम को किस तरह से हम अवेकन कर सकते हैं, किस तरह से हम उस सिस्टम को वर्क करना सिखा सकते हैं, एक वर्किंग कंडीशन में लाना ज़रूरी है। क्योंकि एक स्पीच बच्चे की काफ़ी टाइम से नहीं आई है तो उसे सीखने में बच्चे को वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आप अगर कोशिश करते रहेंगे, बच्चों को ओरल मोटर एक्सरसाइजेस करवाते रहेंगे तो बच्चे डेफिनेटली बोलना शुरू करेंगे। इसके अलावा एक मेन इशू होता है बच्चों में, जो इसके लिए आप बच्चों को मुंह खोलना, मुंह में हवा भरना, स्माइल करना, ऊ ई इस तरह की साउंड करना, एनिमल साउंड निकालना, व्हीकल की साउंड निकालना, ये चीज़ें आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं। साउंड निकालना, काली आ, इस तरह से अगर आप करते हैं तो बच्चे आपके जल्दी सीखते हैं। फ्लोर टाइम बच्चों में स्पीच को डेवलप करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है, जिसमें कि आप बच्चों पर डायरेक्टली ना काम कर उनकी कॉग्निशन, उनकी सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पर काम करते हैं, जिससे कि बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट होती है। क्योंकि वर्ड डायग्नोसिस से कहीं बढ़कर है। अगर आपका बच्चे का अप्रेक्सिया है, उसको भी आप अगर इमिटेशन में सिखा रहे हैं तो बच्चे धीरे धीरे वो मुंह खोलना शुरू करते हैं और अपनी
जो माउथ की मूवमेंट है उनको कोऑर्डिनेट करना शुरू करते हैं साउंड के साथ में, जो कि बहुत ज़रूरी है स्पीच के लिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ होती है कि बच्चों को एकोलेलिया के इश्यूज होते हैं। कुछ बच्चे पैरट लाइक बोलते हैं। एकोलेलिया फंक्शनल भी होता है और नॉन फंक्शनल भी। अगर आपके बच्चे का एकोलेलिया फंक्शनल है, यानी कि बच्चा की कोई चीज़ अगर आपने उसे बोला है कि खाना खाओगे बेटा, तो वो बोल रहा है कि खाना वहाँ रखा है, वो आपकी बात को ही एक दूसरी तरह से बता रहा है, तो इसका मतलब है वो फंक्शनल है। तो आप उसे सही वे में सिखाएंगे कि किस तरह से उसे वर्ड्स को यूज़ करना है, क्योंकि बच्चे अक्सर वर्ड्स तो सीख जाते हैं लेकिन उसे किस तरह से एक एप्रोप्रिएट वे में उन्हें यूज़ करना है वो नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को विजुअल स्टोरीज दी जाए, बच्चों को सीक्वेंस स्टोरी सिखाई जाए, बच्चों को हेल्प देना, विजुअल्स की मैक्सिमम विजुअल्स को यूज़ करना बच्चों की फंक्शनल स्पीच के लिए बहुत ज़रूरी है। और विजुअल्स बच्चों के लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं, क्योंकि ऑटिज़म में अक्सर बच्चे विजुअल चीज़ों को देखकर ज़्यादा समझते हैं। अगर आप बोलकर एप्पल बोल रहे हैं तो बच्चा शायद उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप उसे पिक्चर दिखा रहे हैं तो बच्चा समझ जाता है कि इसे एप्पल कहते हैं, और ये एक चीज़ उसके ब्रेन में ये वर्ड फिक्स हो जाता है और बच्चे आगे चलकर ये चीज़ें बोलते हैं। स्टार्टिंग में उन्हें स्टिमुलेशन देना ज़रूरी है। ऐसी स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ स्पीच की बहुत ज़रूरी है। घर पर आप उसे ये चीज़ें करते रहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपकी कोशिश इतनी हो कि बच्चा आपका इरिटेट ना हो। अगर आपको लगे कि आपका बच्चा थोड़ा भी इंटरेस्ट उसका जा रहा है तो आप उस वक्त पर थोड़ी देर के लिए सेशन को बंद कर सकते हैं। सेशन को डिवाइड कर लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार, 10 या 15 मिनट, जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आप फ्री हैं बच्चे के साथ, उसका रेनफोर्सर लीजिए और उसके साथ में स्पीच की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। बच्चों में स्पीच डेफिनेटली इंप्रूव होती है। जो बच्चे वर्बल स्विमिंग करते हैं उस चीज़ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ओरल मोटर मसाज देना और उन्हें रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। ओरल मोटर का हमारे प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम के साथ में भी रिलेशन होता है और प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसरी एक्टिविटीज़ भी बच्चों के लिए अच्छा वो करती हैं। च्यूई ट्यूब को यूज़ करना या उन्हें च्यूइंग गम देना भी अच्छा आइडिया है बच्चों के ओरल मोटर सिस्टम को अवेकन करने का। इसके अलावा ब्लोइंग और सकिंग एक्टिविटीज़ तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे आपके बच्चे की स्पीच की किस तरह से उसे कितनी एयर अपनी जब वर्ड बोल रहा है तो कितनी एयर कंट्रोलिंग बच्चे सीखते हैं कि एयर को किस तरह से कंट्रोल करना है, उसे कब उसे मुंह बंद करना है, कब उसे खोलना है। ये सब चीज़ें बच्चे तभी सीखते हैं जब हम बच्चों की इन स्किल्स पर काम करते हैं। इमिटेशन एक बहुत अच्छा ज़रिया है बच्चों की स्पीच पर काम करने का। अगर आपका बच्चा ग्रॉस मोटर को इमिटेट करता है तो हमारे स्टेप्स होते हैं कि हम बच्चों को ओरल मोटर इमिटेशन सिखाएं, उससे भी बच्चों में स्पीच के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब मैं यह बात करूँगी कि कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि स्पीच थेरेपी कब स्टार्ट करनी चाहिए या बच्चे ऑटिज़म में कब बोलते हैं। आपको अपनी कोशिश करते रहना ज़रूरी है। कुछ बच्चे 10 या 12 या 13 साल की एज में भी जाके बोलते हैं, इसलिए आप हिम्मत मत हारिए कि अगर आपका बच्चा नहीं बोल रहा है। दूसरी एक चीज़ है कि यह मत सोचिए कि अगर मैं साइन लैंग्वेज या पिक्चर्स को यूज़ करूँगी तो बच्चा बोलेगा नहीं। ये एक मिसकंसेप्शन है, इसे आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप बच्चे को पिक्चर स्टार्टिंग में ज़रूर यूज़ करेंगे ताकि बच्चा उन चीज़ों का मीनिंग समझ पाए, और यही पिक्चर्स उसे हेल्प करेंगी उस चीज़ को समझने में और उसे बुलवाने में। जब आप उस पिक्चर के साथ में आप उस चीज़ का नाम भी बोल रहे हैं, हम खाली पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं, हम खाली साइन नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे को साथ में चीज़ का नाम भी बता रहे हैं, ऐसे बच्चे बोलना शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें वो इनपुट जा रहा है, उसे पता है कि इसे क्या कहना है। तो इसलिए जब भी आप पिक्चर्स को यूज़ करें या साइन को यूज़ करें तो चीज़ का नाम ज़रूर बोलें। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि स्पीच थेरेपी की एज क्या होती है। स्टार्टिंग में ही जब बच्चा 1.5 साल का नहीं बोल रहा है हम उसे स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं। बच्चे के कई बार बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, वो बैठते नहीं हैं, वो देखते नहीं हैं। प्री लैंग्वेज स्किल्स बच्चों में होने ज़रूरी है। जब आप बच्चे को स्पीच थेरेपी के लिए भेज रहे हैं, प्री लैंग्वेज स्किल्स पर आप घर पर ही काम कीजिए। आपको ज़रूरत है 40 मिनट के सेशन में अगर आपके बच्चे ने 5 मिनट भी नहीं देखा है तो उस सेशन का कोई मतलब नहीं है। आपको ज़रूरत है बच्चे को सिखाने की कि उसे सामने बैठे इंसान को देखना है और उसके मुंह की तरफ देखना है, ताकि जब आप बच्चे को रेडी कर लेते हैं स्पीच थेरेपी के लिए उसका आपको पूरा फ़ायदा मिले। बहुत ज़रूरी है बच्चे को सिटिंग करके उसे प्रिपेयर करना, उसे सिखाना कि उसे सामने वाले पर्सन को देखना है और उसको पूरा अटेंशन देना है। ये सब चीज़ें आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्प करेंगी उनकी स्पीच इश्यूज़ को कम करने में और उन्हें एक सही वे में बोलने में सिखाने में। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों को घर पर ही स्पीच थेरेपी देने में।